बाबूजी की मूंछ बहुत बार प्रेमचंद की तरह लगती है। कई आलोचक बताते हैं प्रेमचंद ने अपनी मूंछ लमही के रघुनाई से होरी की तरह कटवाई थी। बाबूजी के सिर पर बाल मेरे खेतों में उगी फसल की तरह थे, जिसे उम्र ने, बहुत सी बकरियों ने सांझ के समय तमाम सतर्कताओं के बावजूद घर लौटते समय किनारे किनारे चर लिया था। बाबूजी का कंठ शिव जी की तरह था, जिसमें उन्होंने ढेर सारा दुख और दर्द भर रखा था। भरसक कोशिश करते कि वह इसे छिपाए रखें, मगर धीरे धीरे वह नीला पड़ता जा रहा था। बाबूजी के कान ब्रह्मांड की किसी जटिलतम गुत्थी की तरह थे, जिसको लेकर दुनिया के सारे महान दार्शनिक अपनी अपनी व्याख्याएं कर करके एक दिन मर गए थे। लेकिन उनके कानों में पता नहीं किसकी रोती हुई आवाज आती थी, जो सभ्यताओं के विकास से लेकर अभी तक लगातार चलती आ रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि इस दर्द को पकड़ने के लिए उनके कान के ढेर सारी कक्षाओं में वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट छोड़े जा रहे थे। बाबूजी की नाक चिमनियों की तरह लगती। दिन भर उनके फेफड़े लोहार चाचा की धोकनी की तरह चलते रहते। डॉक्टर बताते हैं कि दिन भर में जितना खून बनता सब उनकी धोकनी जला देती थी। हालांकि बाबूजी जो कुछ उगाते उसका ज्यादातर हिस्सा मुंबई में बैठे किसी पूंजीपति के पास चला जाता था। बाबूजी को जीवन भर यह बात किसी चमत्कार की तरह लगती रही। बाबूजी का चेहरा उनके भाग्य की तरह खुरदुरा और सख्त था। जब कभी वह अपने ससुराल जाते, अपने चेहरे पर उगाई हुई सरसों का तेल मलते। उन्हें कभी कभी सुबह होता कि वह अपने कंधे पर मिर्जई रख लें तो कहीं अमिताभ बच्चन न लगने लगे। खैर, हमें पता होता कि उनके सारे जतन हमारी माँ को खुश करने के लिए होते। बाबूजी की आंखें उनकी माँ से मिली थीं। खेत में जब कोई अंकुर निकलता उसे वह अपनी माँ की तरह अपनी नजरों से सहलाते। बाबूजी कभी रोते नहीं थे, लेकिन एक बार अम्मा ने शिवली के कुछ फूलों को देखकर अनुमान लगाया था कि उस रोज बाबूजी रोए थे। बाबूजी की भौहें दुर्वासा माफिक नहीं थी। वे बहुत विनम्र थे, इतने विनम्र कि धरती के गुरुत्व का कभी उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि वे करते तो उनकी जिंदगी शायद थोड़ी बेहतर होती। बाबूजी के कंधे मुझे एटलस साइकिल पर छपे किसी ग्रीक देवता की याद दिलाते, जिन्होंने अपने कंधों पर पूरी धरती को टिका रखा है।